हेलो एवरीवन। आज हमारी एफ आई सी ओ की 26 क्लास है और आज से हम बैंक रिकन्सिलेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और बैंक रिकन्सिलेशन की ये फर्स्ट क्लास है। इस सेशन में हम एस ए पी में बैंक रिकन्सिलेशन का कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली एस ए पी की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रिसीव हो सकें। तो बेसिकली पहले हम बैंक रिकन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन में हम बैंक की ट्रांजैक्शंस को अपने एसएपी सिस्टम की ट्रांजैक्शन के साथ रिकॉन्साइल करते हैं और बैंक के बैलेंस को अपने एसएपी सिस्टम में मेन जीएल के बैलेंस के साथ मैच करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक्सेल पे आते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ रिकन्सिलेशन बिटवीन द अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ कंपनी एंड द अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक। फॉर एग्जाम्पल, अ चेक वॉज गिवन टू द वेंडर एंड वेंडर हैज़ नॉट प्रेजेंटेड इट टू अ बैंक फॉर पेमेंट टिल डेट। मीन्स के बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर हम एस की ट्रांजेक्शन्स को और अपने बैंक की ट्रांजेक्शन्स को रिकन्साइल करते हैं, उनको मैच करते हैं और इसके साथ साथ हम बैंक के बैलेंस को अपने जीएल के बैलेंस के साथ मैच करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन देयर विल बी अ मिस मैच बिटवीन द अकाउंट मेंटेन्ड एट द कंपनी and the account maintained by the bank. While giving a check to a vendor, a business transaction had been entered into books of account by crediting a bank account, but bank is not aware such transaction as they have not received the check yet. मीन्स कि हमने वेंडर को पेमेंट के लिए चेक दे दिया बट वेंडर ने वो चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाया, जिसकी वजह से बैंक में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हुई बट हमने अपने सिस्टम के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दी है। देयर कैन बी सम अदर रीजन्स फॉर विच योर कंपनीज अकाउंट एंड द बैंक स्टेटमेंट विल नॉट टैली। अब और कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे बैंक की ट्रांजैक्शंस और हमारे एसएपी सिस्टम की ट्रांजैक्शंस मैच नहीं होती। तो उसमें है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। मीन्स कि हमने चेक इशू कर दिया, किसी पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने चेक उसको इशू कर दिया बट उस पार्टी ने, उस वेंडर ने वो चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाया, जिसकी वजह से उसकी ट्रांजैक्शन हमारे बैंक अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुई। सेकेंड पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मीन्स कि हमने बैंक में एक चेक डिपॉजिट करवा दिया है बट बैंक ने अभी तक उसकी ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं की, तो उस वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। थर्ड वन है चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर बाय द बैंक, कि हमने चेक डिपॉजिट तो करवा दिया है या किसी पार्टी ने चेक डिपॉजिट तो करवा दिया है बट वो चेक डिसऑनर हो गया है, बैंक में वो पास नहीं हो सका। फोर्थ वन है इंटरेस्ट बैंक चार्जेस और कमीशन चार्ज बाय द बैंक। अब सम टाइम ऐसा होता है कि बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्शन कर लेता है, चार्जेस की डिडक्शन होती है, इंटरेस्ट की डिडक्शन हो सकती है, कमीशन हो सकता है, तो उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम अपने एस सिस्टम के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं करते, जिस वजह से हमारा और बैंक की ट्रांजैक्शन में डिफरेंस आ सकता है। एक ये रीज़न भी होती है। और उसके बाद है कैश और चेक डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू योर बैंक अकाउंट। मीन्स कि आपके कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया, वो कैश डिपॉजिट करवा दिया या चेक डिपॉजिट करवा दिया बट आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है, तो आपकी ट्रांजैक्शन और बैंक की ट्रांजैक्शन में वेरिएशन आ जाएगा। तो ये कुछ रीजंस होती हैं जिनकी वजह से हमारी बैंक की ट्रांजैक्शंस और हमारे एस की सिस्टम की ट्रांजैक्शंस जो हमने पोस्ट की होती हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो इन चीज़ों को रिकनसाइल करने के लिए हम एक एस के अंदर एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में। मीन्स कि हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया है। जब हम किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो इनिशियल में उसका बैलेंस जीरो होता है। इनिशियल पे हमें कुछ कैश डिपॉजिट करवाना पड़ता है अपने अकाउंट के अंदर, फिर उसके बाद इनकमिंग की और आउटगोइंग की पेमेंट स्टार्ट होती है। मीन्स कि कस्टमर की रिसीट आती है, बैंक पेमेंट्स हम करते हैं, वेंडर को पेमेंट करते हैं, तो ये सारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। बट उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम अपने एस सिस्टम के अंदर मेंटेन करने के लिए 3 GL क्रिएट करते हैं। एक GL मेन का होता है, एक आउटगोइंग का होता है और एक इनकमिंग का होता है। आउटगोइंग में जितनी भी हमने वेंडर्स को पेमेंट करनी है वो हम आउटगोइंग के जीएल के थ्रू करेंगे। उस जीएल के अंदर हमारी सारी वो ट्रांजैक्शंस पोस्ट होंगी जो हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं या किसी भी सेंस में हम पेमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इनकमिंग के अकाउंट में, इनकमिंग के जीएल में हम वो ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे जो हमें कस्टमर की तरफ से रिसीट आ रही है या हमारे अकाउंट में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट हो रही है, तो उसके लिए हम इनकमिंग का अकाउंट यूज़ करेंगे, इनकमिंग का जीएल यूज़ करेंगे। बट एट द टाइम ऑफ रिकन्सिलेशन, जब हमारी रिकन्सिलेशन होती है बैंक की, तो उस टाइम इनकमिंग की ट्रांजैक्शंस और आउटगोइंग की ट्रांजैक्शन ये रिकन्साइल होकर हमारे मेन अकाउंट में चली जाती हैं। और मेन अकाउंट जो कि मेन जीएल होता है, इसका बैलेंस हमेशा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ मैच होना चाहिए और हमारे मेन अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन के साथ मैच होनी चाहिए। ये सारा प्रोसेस हम बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर देखते हैं। तो जब बैंक के अंदर हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद हम सबसे पहले एस के अंदर अपने 3 GLs क्रिएट करते हैं उनकी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए। और इन 3 GLs की क्रिएशन के बाद हम एस में बैंक की क्रिएट करते हैं। बैंक की बेसिकली क्या चीज़ होती है, जिसमें बैंक की इन्फॉर्मेशन होती है। मीन्स के बैंक का नाम क्या है, बैंक का एड्रेस क्या है, उसका स्विफ्ट कोड क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हम बैंक की के अंदर ऐड करते हैं और ये एस सिस्टम के अंदर हम ये क्रिएट करते हैं।
और बैंक की क्रिएट करने के बाद हम एसएपी में हाउस बैंक क्रिएट करते हैं। बेसिकली हाउस बैंक क्या है? हाउस बैंक्स ऑफ योर कंपनीज आर द बैंक्स दैट योर कंपनी हैज़ एन अकाउंट विद। यू कैन यूज़ देम टू प्रोसेस पेमेंट ट्रांजेक्शंस। इसमें हम जितनी भी ट्रांजेक्शंस पोस्ट करते हैं एसएपी में, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शंस पोस्ट होती हैं उनको प्रोसेस करने के लिए हम हाउस बैंक यूज़ करते हैं। हाउस बैंक के बगैर हमारी रिकन्सिलेशन नहीं हो सकती। तो आगे हाउस बैंक की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ईच कंपनी कोड कैन हैव मल्टीपल हाउस बैंक्स। एक कंपनी कोड के अंदर जितने भी बैंक्स के अंदर हमारे अकाउंट्स हैं उनके मल्टीपल हाउस बैंक्स हमारे सिस्टम के अंदर एसएपी के अंदर क्रिएट होते हैं। ईच हाउस बैंक इज़ आइडेंटिफाइड बाय द कम्बिनेशन ऑफ कंपनी कोड एंड हाउस बैंक। मीन्स के जब हम हाउस बैंक क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमारा एक अकाउंट आईडी भी क्रिएट होता है और कंपनी कोड के साथ उसका लिंक होता है। एन अकाउंट इन द हाउस बैंक इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन अकाउंट आईडी। अब एक हाउस बैंक के अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट आईडीज़ हो सकती है। मीन्स कि अगर एक बैंक के अंदर आपकी मोर देन वन अकाउंट्स हैं, आपका एक लोकल करेंसी में है, एक किसी फॉरेन करेंसी में है, यूएसडी में है, यूरो में है, किसी भी करेंसी में है, तो आपकी एक से ज़्यादा अकाउंट एक हाउस बैंक के अंदर, मीन्स कि एक बैंक के अंदर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक हाउस बैंक के अंदर हमारे एक से ज़्यादा अकाउंट आईडीज़ हैं। तो इसको हम इस तरीके से ब्रीफ करते हैं। तो जीएल्स की क्रिएशन, उसके बाद बैंक की और हाउस बैंक की क्रिएशन से पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें बैंक रिकन्सिलेशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक बैंक के अंदर अकाउंट ओपन किया। अब उस बैंक के अंदर हमने ट्रांजेक्शन करनी है जिसके अंदर हमारी इनकमिंग की ट्रांजेक्शन भी होंगे और आउटगोइंग की ट्रांजेक्शन भी होंगी। फॉर एग्जांपल हम 1 नवंबर को हम एक अकाउंट ओपन करते हैं और जिस डेट को हम अकाउंट ओपन करेंगे उस दिन हमारा बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस हमारा 0 होगा। इसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल 2 नवंबर को हम कस्टमर रिसीट की एंट्री पोस्ट करते हैं और ये फॉर एग्जांपल 20,000 की एक ट्रांजैक्शन है। 20,000 की अमाउंट हमें कस्टमर की तरफ से रिसीव होती है। ये 2 नवंबर की एंट्री है। अब 3 नवंबर को एक और कस्टमर रिसीट आती है, ये 10,000 की एंट्री है। फॉर एग्जांपल 3 नवंबर को 10,000 की कस्टमर रिसीट आती है। अब इसके बाद हम 4th को एंट्री पोस्ट करते हैं वेंडर पेमेंट की, कि हमने वेंडर को पेमेंट की है, उसकी हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं अपने सिस्टम में। और वो फॉर एग्जांपल 6,000 की है तो हम माइनस साइन के साथ उसको ऐड करेंगे। मीन्स कि जब हमारी पेमेंट हो रही है तो हम माइनस का साइन ऐड करेंगे साथ। इसके बाद 5th नवंबर को एक वेंडर पेमेंट पोस्ट करते हैं, वो हम फॉर एग्जांपल 4,000 की एंट्री करते हैं। इसके बाद हम इसका क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 20,000 और ये हमारा 6 नवंबर का हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब ये ट्रांजैक्शंस वो हैं जो कि हमने अपने एसएपी सिस्टम के अंदर पोस्ट की हैं, जिसमें हमारा कस्टमर रिसीट्स जो है ये हमारी इनकमिंग के अंदर पोस्ट होंगी, इनकमिंग के जेल में पोस्ट होंगी। वेंडर पेमेंट्स जो है ये आउटगोइंग के जेल के अंदर पोस्ट होंगी। और फाइनली हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है एट द एंड वो फर्स्ट वीक के एंड में हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 20,000 का है। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस हमारी एसएपी सिस्टम की हैं। इसके बाद फर्स्ट वीक की बैंक स्टेटमेंट हमें रिसीव होती है। तो उस बैंक स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शंस हैं अब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट हो रही हैं इनको हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं और वन बाई वन इनको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है सेम हमारा 1 नवंबर को वो 0 है, क्योंकि हमारा ये अकाउंट ओपन हुआ है, न्यू अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस 0 होगा। उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें से हम एक ट्रांजैक्शन को फॉर एग्जांपल मैं इस कस्टमर की ट्रांजैक्शन को कस्टमर रिसीट को मैं स्किप कर देता हूँ। मीन्स के ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। और उसके बाद एक वेंडर पेमेंट है, इसको भी हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। मीन्स के ये 2 ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। और इसके बाद बैंक स्टेटमेंट के अंदर एक एंट्री हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जो कि हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे एसएपी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करी। मींस कि मैं 5 नवंबर को एक ट्रांजैक्शन पोस्ट करता हूँ, लाइक कस्टमर रिसीट है, और वो अमाउंट हम ऐड कर लेते हैं 8,000। अब हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस हो गया है
22,000 मीन्स के अब हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस 22,000 है और हमारे पास SAP सिस्टम के अंदर जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो 20,000 है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड आवर सिस्टम. तो बेसिकली बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर हमने इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना होता है और जिस जिस जगह पे फिर रिक्वायर्ड एंट्री पोस्ट करने वाली होती है हम उसको पोस्ट करते हैं. मीन्स कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई एंट्री मिसिंग है हम वहाँ पोस्ट करेंगे और अगर बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई एंट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसकी एंट्री वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के अंदर उसकी एडजस्टमेंट करवाएंगे. समटाइम ऐसा होता है कि कस्टमर की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि उसने पेमेंट करवा दी है बट वो 2 या 3 दिन के बाद बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होती है. सिमिलरली वेंडर के केस में हम वेंडर को चेक इशू कर देते हैं बट 2 और 3 डेज़ के बाद वो बैंक में रिफ्लेक्ट होती है उसकी ट्रांजेक्शन. तो आफ्टर 2 और 3 डेज़ आप उसको बैंक स्टेटमेंट से दोबारा चेक कर सकते हैं और अगर आपकी एंट्री बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो आप उसको अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम के साथ अपनी सिस्टम की ट्रांजेक्शन के साथ रिकनसाइल कर सकते हैं. तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज हमारी मैच हो रही है और कौन सी एंट्री हमारी मैच नहीं हो रही. तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमारा दोनों में 0 है. उसके बाद हमारी कस्टमर रिसीट यहाँ पे 20,000 की है. फर्स्ट कस्टमर रिसीट जो है 20,000 है और ये हमारी स्टेटमेंट के अंदर भी है. बैंक स्टेटमेंट के अंदर सेकंड नवंबर को ये आता है, इसको हम यहाँ से ग्रीन कर देंगे. मीन्स कि हमारी ये एंट्री क्लियर हो जाएगी कि जो एंट्री रिकनसाइल हो जाती है उसको हम ग्रीन कर देते हैं. इसके बाद सेकंड एंट्री है कस्टमर रिसीट की 10,000 की जो कि हमारी बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इसको हम यहाँ से रेड कर देंगे. अब ये पेंडिंग है, अभी इसको क्लियर होना है, इसको अभी रिकनसाइल होना है. उसके बाद थर्ड एंट्री है 6,000 की, ये भी सिस्टम के अंदर है और हमारे बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसको हम ग्रीन कर देंगे. और उसके बाद हमारी फोर्थ एंट्री है 4,000 की वेंडर पेमेंट जो कि हमारी बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इसको अगेन हम रेड करेंगे. और ये रेड आइटम्स तब तक रेड पड़ी रहेंगी जब तक कि इनकी रिकन्सिलेशन नहीं हो जाती बैंक स्टेटमेंट के साथ. समटाइम जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, नेक्स्ट वीक की स्टेटमेंट आती है या नेक्स्ट पीरियड की स्टेटमेंट आती है तो उसके अंदर ये ट्रांजेक्शन्स रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं तो उस टाइम हम इनको रिकनसाइल कर देते हैं. तो फाइनली हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है 20,000 का है और इधर हमारा क्लोजिंग बैलेंस 22,000 का है. अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो 2 लाइन आइटम्स हमारी एक 10,000 की कस्टमर रिसीट और एक 4,000 की वेंडर पेमेंट है, यहाँ पे रेड क्यों आ रही हैं और ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई. इसकी रीज़न ये हो सकती है जैसे कस्टमर रिसीट है 10,000 की, कस्टमर ने हमें POP भेज दिया, मीन्स के प्रूफ ऑफ पेमेंट उसने हमें सेंड कर दिया, उसने हमें डिटेल सेंड कर दी है कि मैंने आपके अकाउंट में ये अमाउंट डिपॉजिट करवा दी है बट हमारी स्टेटमेंट के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही. तो सबसे पहले हम कस्टमर से रिकन्फर्म करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न. अगर हमें उसकी तरफ से कंफर्मेशन मिल जाती है देन हम बैंक से कंसल्ट करेंगे कि ये एंट्री हमारी बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही. आफ्टर द कंफर्मेशन फ्रॉम कस्टमर और बैंक ये एंट्री हमारी नेक्स्ट जो पीरियड की स्टेटमेंट होगी बैंक स्टेटमेंट उसके अंदर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये हमारी क्लियर हो जाएगी. और सेकेंड एंट्री है हमारी 4,000 की वेंडर पेमेंट की जो कि 5 नवंबर को ही है, जो हमारे पास सिस्टम के अंदर तो पोस्ट है बट बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही. तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि हमने वेंडर को चेक इशू कर दिया है बट वेंडर ने अभी तक वो चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाया है जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन हमारी बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही. तो अब यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है 20,000 का. अब हम आते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ. यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस था 0 सेम था हमारा ओपनिंग बैलेंस. उसके बाद हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो कस्टमर सीट की थी 20,000 की वो यहाँ पे भी सिस्टम में भी है और बैंक स्टेटमेंट में भी है तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं. इसके बाद हम 4 नवंबर में आते हैं. 6,000 की एंट्री है जो कि हमारी सिस्टम के अंदर भी आ रही है, SAP सिस्टम में भी एग्जिस्ट कर रही है और बैंक स्टेटमेंट में भी एग्जिस्ट कर रही है तो इसको हम यहाँ से अगेन ग्रीन कर देंगे. और इसके बाद ये थर्ड एंट्री है जो कि बैंक स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट हो रही है बट ये हमारी SAP सिस्टम के अंदर हमने इसकी पोस्टिंग नहीं की. इसकी रीज़न क्या हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको रेड करेंगे कि ये वो एंट्री है जो कि हमारी बैंक स्टेटमेंट में है बट हमारे सिस्टम में हमने उसको पोस्ट नहीं किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे. तो ये सिनेरियो ऐसा होता है कि जिसमें कस्टमर हमें इन्फॉर्म किए बगैर हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है, कैश डिपॉजिट करवा सकता है या चेक डिपॉजिट करवा सकता है. तो एक रीज़न ये भी होती है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम की और बैंक स्टेटमेंट की जो एंट्रीज होती हैं वो मैच नहीं कर रही होती. तो इस सिनेरियो में हम कस्टमर से कंफर्म करेंगे. अगर तो उसकी तरफ से हमें कोई POP मिल जाता है, प्रूफ ऑफ पेमेंट मिल जाता है और वो हमारी जो ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही होती है तो हम उस एंट्री को अपने SAP सिस्टम के अंदर पोस्ट कर लेंगे तो वो हमारी रिकनसाइल हो जाएगी. तो इस तरीके से हम अपने SAP सिस्टम की एंट्रीज़ को और बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज़ को रिकनसाइल करते हैं, उनको मैच करते हैं. जो एंट्रीज मैच हो जाती हैं उनको हम प्रोसेस कर देते हैं, वो ग्रीन हो जाती हैं. और जो रेड लाइन आइटम्स होती हैं वो भी पेंडिंग होती हैं, उनको भी प्रोसेस होना होता है. तो जैसे ही उनकी ट्रांजैक्शन अगर हमारे सिस्टम के अंदर पेंडिंग है या बैंक स्टेटमेंट के अंदर पेंडिंग है, जब वो अपडेट हो जाती है तो उनको भी हम अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके ग्रीन कर देते हैं. अब ये बेसिकली बैंक के अंदर तो हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट के अंदर मेंटेन हो रही होती हैं, इनकमिंग की भी और आउटगोइंग की भी. मीन्स कि जो हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं और जो कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं ये सारी ट्रांजैक्शन हमारी एक ही अकाउंट में हो रही होती हैं. बट SAP के अंदर हम इसको मेंटेन करने के लिए, इन ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए 3 GLs क्रिएट करते हैं. एक आउटगोइंग का GL होता है जिसके अंदर हमारी जितनी भी वेंडर को पेमेंट्स कर रहे हैं वो आउटगोइंग के GL के थ्रू होंगी. वो जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारी वेंडर की होंगी वो आउटगोइंग के GL के अंदर एग्जिस्ट कर रही होंगी. और इसके साथ साथ जब हमारी कस्टमर की रिसीट होती है, जितनी कस्टमर की तरफ से हमें रिसीट आती है वो हमारे इनकमिंग के GL के अंदर ऐड होगी जो कि हमने FS00 के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग का 2 GL क्रिएट करते हैं.
और थर्ड जीएल होता है जो कि मेन अकाउंट होता है। जब हमारी इनकमिंग की और आउटगोइंग की ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होती हैं, रिकनसाइल होती हैं या क्लियर होती हैं, तो वो प्रोसेस होकर मेन अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। मेन अकाउंट के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस ऐड होती हैं, वही शिफ्ट होती हैं जो कि हमारी रिकनसाइल हो चुकी होती है। और मेन जीएल की ट्रांजैक्शंस हमारे बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस के साथ मैच होनी चाहिए, और उसका बैलेंस भी, मेन अकाउंट का बैलेंस भी हमारे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ मैच होता है। तो अब इसके बाद हम 3 जीएल्स की क्रिएशन करते हैं जो कि FS00 में करते हैं। तो उसके लिए हम SAP पे आते हैं। अब हम FS00 में 3 जीएल क्रिएट करेंगे। ये जीएल हमारे एसेट के अकाउंट ग्रुप में क्रिएट होंगे। यहाँ पे पहले से कुछ जीएल क्रिएट हैं बैंक की, जिसमें स्टैंडर्ड बैंक का हमारा मेन का अकाउंट है, आउटगोइंग का है और इनकमिंग का है। अब ये जीएल भी हमारे ऐसे ही होंगे, ये हमारे HSBC बैंक के लिए होंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेन अकाउंट क्रिएट करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब हमारे जो नंबर्स हैं, नंबर रेंजेस, उसकी हमने इस तरीके से डिफाइन करनी है कि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 0, 1 और 2 होगा। मीन्स के 0 मेन के लिए और 1 आउटगोइंग के लिए और 2 का डिजिट जो लास्ट में आएगा अकाउंट के हमारे, वो इनकमिंग के लिए होगा। और हमने हमेशा मेन के जीएल का लास्ट डिजिट 0 रखना है, आउटगोइंग का 1 रखना है और इनकमिंग का 2 रखना है। तो अब हम इसके अलावा जितने भी बैंक्स की जीएल्स क्रिएट करेंगे, लाइक मैंने स्टैंडर्ड का किया, अभी HSBC का किया, और नेक्स्ट फ्यूचर में हमें जितने भी क्रिएट करने होंगे, हम सब जीएल्स के लास्ट के डिजिट्स 0, 1 और 2 से ही उसको डिफाइन करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा जो सीरियल होगा वो 20 होगा। तो मैंने इसको एंटर किया। अब यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा। ये तीनों जीएल्स हमारे बैलेंस शीट के होंगे और एसेट के अकाउंट ग्रुप से होंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। करेंसी हमारी मेंटेन हुई हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी सॉर्ट की भी पहले से आ रही है, बट यहाँ पे एक ओपन आइटम मैनेजमेंट का चेक आ रहा है जो कि हम मेन के लिए यहाँ पे चेक नहीं लगाते, बट इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए लगाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो इनकमिंग और आउटगोइंग के जो जीएल्स होते हैं, बेसिकली ये क्लियरिंग के अकाउंट होते हैं कि इनको अभी क्लियर होना होता है। क्लियरिंग जब हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद ये रिकनसाइल होकर क्लियर होकर इनके बैलेंसेस, इनकी ट्रांजेक्शन्स मेन में शिफ्ट हो जाती हैं। तो उस टाइम तक ये अभी नॉन क्लियर आइटम्स पड़ी होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ये चेक लगाते हैं, जब तक इनकी क्लियरिंग नहीं होती तब तक ये ट्रांजैक्शन, ये लाइन आइटम्स रेड पड़ी रहती हैं। अभी मेन के लिए हम ये चेक नहीं लगाते हैं। इसके बाद हम थर्ड टैब पे आते हैं और बैंक अकाउंट का यहाँ पे फील्ड स्टेटस जो पहले से साइन है जो 05 होता है, और उसके बाद हमारा ये रेलेवेंट टू कैश फ्लो का हमें यहाँ पे चेक लगाना है। इसके बाद इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। अभी हमारा फर्स्ट जीएल क्रिएट हो गया जो कि हमने मेन अकाउंट के लिए क्रिएट किया। इसके बाद हम आउटगोइंग का जीएल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं आउटगोइंग का ये वाला सेलेक्ट करके इसको कॉपी करूँगा, और इसके लिए हमने यहाँ पे नंबर असाइन किया है 21 का। इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। HSBC आउटगोइंग अकाउंट। इसके बाद कंट्रोल डाटा में आएंगे। ये ओपन आइटम मैनेजमेंट का चेक लगा हुआ है, हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। पोस्टिंग डेट का की सॉर्ट की लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ग्रुप जो है वो अकाउंट, बैंक अकाउंट का पहले से सिलेक्ट है, रेलेवेंट टू कैश फ्लो है, इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम इनकमिंग का जीएल सेलेक्ट करते हैं, और इसके लिए जो नेक्स्ट हमारा जो नंबर होगा वो 22 होगा। एंटर किया, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा। इसके बाद कंट्रोल डाटा में आएंगे। ये हमारा चेक लगा हुआ है, ओपन आइटम मैनेजमेंट का, पोस्टिंग डेट की सॉर्ट की भी लगी, करेंसी हमारी है, और थर्ड पे हमारा जो ग्रुप है फील्ड स्टेटस ग्रुप हमारा असाइन हुआ हुआ। इसके बाद अब इसको भी हम सेव कर देंगे। अब ये हमारे 3 जीएल्स क्रिएट हो चुके हैं जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हम दोबारा एक्सेल पे आते हैं। तो इसमें देखें ये हमारे 3 जीएल्स की क्रिएशन का प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो बैंक की क्रिएशन है, फिर हाउस बैंक की क्रिएशन, और उसके बाद फिर हाउस बैंक के अंदर बैंक अकाउंट की क्रिएशन का प्रोसेस है। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का जो प्रोसेस आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी जगह पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू।